चलो फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्कूल डेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 7th 8 9 10 11 एंड 12 सभी स्टैंडर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक सब बेसिक चीजें बनाता है। अगर आपको सेल टॉपिक अच्छे से पता है मतलब आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे आज का बीट, दैट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें हैं, राइट फ्रॉम दिस व्हाइट बोर्ड टू अ डॉग, अ कैट रिसाइडिंग विद अस। तो इन सभी चीजों को अगर आपने गौर से ऑब्जर्व किया होगा तो इनमें से कुछ चीजें अपने खुद के अलग कैरेक्टर्स दिखाती हैं, कुछ चीजें अलग कैरेक्टर्स दिखाती हैं। तो जब हम किसी एक बोर्ड को ले ले, जब आप इस बोर्ड को छोटा 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 करेंगे, इसको आप कट करेंगे, तो सबसे छोटा पार्टिकल इसके अंदर आपको मिलेगा, दैट विल बी द एटम्स। बहुत कार्बन के एटम्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप किसी एक जानवर का स्किन ले लो, जैसे हमारा स्किन अगर हम निकाल ले, अगर हम स्किन को छोटा छोटा करते जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें एटम्स मॉलिक्यूल मिलेंगे, मगर उससे पहले हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो खुद का एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं। These structures are called as cells, that is called as the cell। हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? देखो हमारे पास कुछ फीचर्स है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कैसे पता चलेगा आपको कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कोई ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है? सिंपल सा आंसर आप देते हो कि ग्रोथ। आप कहते हो अगर कोई ग्रोथ दिखाता है मींस ही इज लिविंग, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जो रेत का टीला होता है, बालूचा जो ढीग असतो, रेत का जो ढीग होता है, एक पाइल होता है, वो भी अगर 3-4 दिन के बाद देखो तो उसकी साइज बढ़ती है, हम डेजर्ट के अंदर देख सकते हैं। तो वो भी तो ग्रो हो रहा है, बट दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग। तो लिविंग क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए ग्रोथ ये ऑप्शन कभी नहीं होता। सेकेंड थिंग, अगर आप कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर हम कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन या फिनोमिना दिखाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसे बहुत सारे कपल्स हमने देखे होंगे जिनको बच्चे नहीं होते, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है? ऐसा नहीं है, यस दे आर लिविंग। तो रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं हो सकता जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सके। तीसरा, आप कहोगे कि अगर वो उसका एनवायरमेंट सेंस कर सके, जैसे हमने देखा है कि अगर यहाँ पर आग लग जाती है तो ऑब्वियसली हमें गर्म जो उसके फ्लेम्स निकलेंगे उनसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आग लग रही है, और हम उस एनवायरमेंट के होते हुए चेंज को सेंस करेंगे और वहां से चले जाएंगे। वैसे ही आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, लाजाळूचं झाड़। उस प्लांट को अगर आप टच करते हो तो वो लीव्स कर्ल इन कर लेता है, मतलब वो प्लांट हम एनवायरमेंट सेंस कर सकते हैं। तो क्या ये कैरेक्टर, दैट इज एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, ये 100% डिफाइनिंग होगा लाइफ के लिए? नहीं। अगर आप देखते हो कि अगर कोई पेशेंट कोमा के अंदर है, अ कोमेटोस पेशेंट जिसके पास में अभी बहुत सारे लोग खड़े हैं मगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो क्या मर चुका है? नहीं, दैट इज लिविंग, मतलब वो कॉन्शियस नहीं है, उसके पास फिलहाल ये एबिलिटी नहीं है, स्टिल दैट ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। तो ये 3 क्राइटेरिया आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? सबसे अच्छा क्राइटेरिया हमें एक मिलता है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब अगर कोई चीज है जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल। तो अगर आप कहो कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है मींस एक सेल है, वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालती है, मींस उस चीज के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो अगर कोई मेटाबॉलिज्म दिखाता है तो वो लिविंग है। अगर हम इस बोर्ड के पास कुछ फूड रख दे 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो इस बोर्ड के अंदर वो फूड ना तो जाएगा, ना उस वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस हो पाएंगे। इसका मतलब दिस बोर्ड is not able to metabolize the things, but
अगर वहीं पर अगर हम बैक्टीरिया के साथ में बहुत सारा फूड रख दें तो वो फूड लेगा, ऑक्सीजन लेगा, CO2 इवॉल्व करेगा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे एंड दैट विल अंडरगो अ मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं। तो अगर कोई मेटाबॉलिज्म करता है तो दैट थिंग इज लिविंग। नेक्स्ट थिंग है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को छोटा छोटा कट करें और बहुत छोटा स्ट्रक्चर हम उसका आइडेंटिफाई कर ले थ्रू माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे चीजें एक दूसरे के जैसी होंगी और एक ग्रुप बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है तो वो लिविंग है। इसका मतलब अगर आपको लिविंग नॉन लिविंग से आइडेंटिफाई करना है तो मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर टू प्राइमरी थिंग्स व्हिच विल सेग्रीगेट दोज ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। चलो हम स्टार्ट करेंगे। अब ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो सेल है वो क्या है और वो कैसे आता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड हम देखने वाले हैं कि हर सेल के अंदर क्या होगा। प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उसके अलावा हम बैक्टीरिया की सेल देखने वाले हैं। इन सेल्स के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है और वो कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या होता है वो हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन विद द सेल। तो हमें पता है कि हम सभी सेल्स से बने हुए हैं। मेरी बॉडी के अंदर हजारों सेल्स है, लाखों सेल्स है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है। मगर ये सब सेल्स आए कहां से है? हम बोल सकते हैं कि अभी जो सेल्स हमें दिख रहे हैं, ऑल दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे सेल कंट्रीब्यूट किए, फिर मैं मेरे बच्चे को करूंगा, वैसे सेल्स कंट्रीब्यूट होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बट आपने क्या ये सोचा है कि सबसे पहली सेल कहां पर आई होगी? सबसे पहली सेल कैसे आई? तो सबसे पहली सेल अर्थ के ऊपर आई। वो एक सिंपल कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस मतलब कैसे देखो, करीबन बिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब करोड़ों साल पहले अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, लाइटनिंग वाज देयर, और उसी समय बहुत ज्यादा स्टीम था, वाटर वेपर्स थे और कुछ सिंपल केमिकल्स थे लाइक मीथेन था, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये गैसेस इतने हाई टेम्परेचर पर जब लाइटनिंग हो रहा था तो कंबाइन हुए और उससे सिंपल अमाइनो एसिड्स बने। अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट, फैट ऐसे ही बने और इनसे सबसे पहली सबसे प्रिमिटिव सेल बनी। वही सेल में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, बहुत ज्यादा उसमें एवोल्यूशन हुआ और आज के कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हमें मिलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद दी सेल कि सेल क्या होता है, वहां से हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सेल्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। दो एग्जांपल्स ले लो, एक है अमीबा, एक हूं मैं। अमीबा एक ही सेल है, वो एक ही सेल होती है अमीबा की जो सभी काम करती है। वही फूड लेता है, वही डाइजेस्ट करता है, वही एक्सक्रीट करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। मींस सभी चीजें करने के लिए एक ही सेल काफी है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूनिसेल्यूलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर। और तभी हम जैसे ऑर्गेनिजम्स है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स है। हमारे कुछ सेल्स रेस्पिरेशन में काम करेंगे, कुछ सेल्स डाइजेशन के अंदर काम करेंगे, कुछ सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम बनाएंगे, कुछ सेल्स हमारे हार्मोन सिक्रीट करेंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ऐसे दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं। देयर आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब ये ऐसे होंगे जो अमीबा है या कोई बैक्टीरिया है, दैट विल बी द सिंपल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके बारे में सोचो जरा, हम मल्टीसेल्यूलर को थोड़ा साइड में रख देंगे। आपको पता है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, एक सिंगल सेल होगा, अ सिंगल सेल विच इज एक सिंगल सेल
which is capable of independent survival. इंडिपेंडेंट सर्वाइवल मतलब ये एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो खुद अकेले जिंदा रह सकता है. दैट शोज इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. दूसरा, ये एक ही सेल है जो सभी फंक्शंस कर सकता है. इट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. एक ही चीज जो सभी फंक्शंस कर सकती है. तो एक्चुअली में ये क्या है, ये सबसे छोटी चीज है, ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट जी सकता है और इट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. इससे छोटा अगर हम कुछ ले, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकता, वो मर जाएगा. तो हम फिर अभी सेल कैसे डिफाइन करेंगे, देखो. नाउ वी विल डिफाइन अ सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है एज वेल एज दिस इज द फंक्शनल यूनिट. अब यूनिट मतलब क्या, यूनिट मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो जिंदा है, जो स्ट्रक्चर बनाती है. मीन्स इससे छोटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. दूसरा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो खुद पूरा फंक्शन कर सकता है. इसका मतलब दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर हम ऑर्गेनिज्म को छोटा 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 करते जाएं तो आपको क्या मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे. तो ये तो हो गया सेल के बारे में. कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर है, कुछ मल्टीसेल्युलर है. कहीं पर आपको जो सेल्स मिलते हैं वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट होता है उनका, और वो सभी फंक्शंस कर सकते हैं. सेल से छोटा कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, सेल से छोटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेले. सेकेंडली, इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और ये होता है सेल. अब हम देखेंगे कि ये सेल्स के बारे में किसने डिस्कवरी की, सेल के बारे में कौन से लोगों ने क्या आपको डिस्कस किया और क्या आपसे इन्वेंशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं. आप सभी ने स्कूल के अंदर कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट किए होंगे. छोटा माइक्रोस्कोप होगा, उसके अंदर आप ऑनियन सेल देखते हो, आप कोई भी एनिमल सेल को स्टडी करते हो, उस माइक्रोस्कोप में आप वो सेल देखने की कोशिश करते थे 5th 6th 7th 8th या किसी स्टैंडर्ड के अंदर. सबसे पहले साइंटिस्ट्स जो थे जिन्होंने सेल के बारे में बोला वो थे रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस निकाला, कॉर्क का एक छोटा सा स्लाइस लिया और उसको बोला कि ये एक डेड सेल है, कॉर्क स्लाइस. और उसने उसे क्या कहा कि ये एक डेड सेल है या फिर ये एक डेड स्ट्रक्चर है. एक्चुअली इन्होंने सेल के बारे में ज्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि शायद उन्होंने सेल्स देखे ही नहीं थे. अब सेल्स कैसे देखेंगे, सेल्स देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप. उसीलिए हमें सबसे पहले नाम याद आता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, साइंटिस्ट है, क्योंकि इसके दो डिस्कवरीज हमें पता है. पहला, इसने लाइट माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की. लाइट माइक्रोस्कोप मतलब ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर आप छोटे छोटे सेल्स को थोड़ा बड़ा करके देख सकते हो. सो लाइट माइक्रोस्कोप की खोज करने वाला जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक था, उसने उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ सेल्स स्टडी किए, कुछ सेल्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स उसने उसमें देखे. तो कौन से सेल्स देखे, इन्होंने इस लाइट माइक्रोस्कोप के बाद में सेल्स स्टडी किए और वो सेल्स थे बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा, उसके बाद आरबीसी, आपके जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं जो ब्लड में से सिंपली कंपोनेंट होते हैं बाहर आ जाते हैं, वो आरबीसी उसने स्टडी किए. और स्पर्म सेल, ये सेल्स उन्होंने उस सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किए,
और उन्होंने बोला कि ये जो सेल्स होते हैं ये एक सिंपल स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्यों बोल सके? क्योंकि इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। तो ये हो गए एंटोन वॉन ल्यूनहोक। थर्ड वन इज दी रॉबर्ट ब्राउन। अब बहुत सारे लोगों ने रॉबर्ट ब्राउन का नाम डेफिनेटली सुना होगा, बिकॉज उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस एक एसिडिक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर है, बहुत बड़े साइज में होता है और वो सेल चलाता है। सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सिंपल है, नॉट मच टू वरी। तीन नाम याद रखने हैं। रॉबर्ट हुक, सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर के बारे में अगर किसी ने बोला कि कुछ होता है, उसने कॉक स्लाइस लिया और उससे बोला कि ये डेड सेल है। दूसरा था एंटोन वॉन ल्यूनहॉक, उसने माइक्रोस्कोप की खोज की और माइक्रोस्कोप स्टडी करने के बाद उसने उसमें कुछ सेल स्टडी किए जिनको उन्होंने सेल्स कहा। लास्टली रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने उन सेल्स के अंदर से न्यूक्लियस देखा और न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया। ये कुछ पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई। अब हम देखेंगे कि इनके बावजूद, इनके अलावा सेल्स के बारे में और किसने अच्छे से बताया हमें। हम देखते हैं अब सेल थ्योरी। अब थ्योरी क्या होती है? जब किसी चीज के बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है और हम कहें कि ये चीज शायद ऐसी हो सकती है, तो हम उसे थ्योरी कहते हैं। थ्योरी, एक बिग बैंग थ्योरी आपको पता है कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट हुआ एंड ऑल, वैसे ही यहाँ पर एक सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी देने वाले जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम था श्लेडन एंड श्वान। श्लेडन एंड श्वान, ये दोनों साइंटिस्ट के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन जरूरी है, बिकॉज ये दोनों का आपको ईयर भी पता होना चाहिए। इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले 1938, ये साल आपको याद रखना पड़ेगा। 1938 के अंदर मथाइस श्लेडन, मथाइस श्लेडन, इन्होंने कुछ स्टडी किया। अब मथाइस श्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ही वॉज ए जर्मन बॉटनिस्ट। अब बॉटनिस्ट मतलब क्या? ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे रिसर्चर्स हैं जो प्लांट स्टडी करते हैं। मींस प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स की लाइफ साइकिल कैसी है, उसमें कौन से तरह के सेल्स होते हैं। मींस प्लांट स्टडी इज कॉल्ड एज द बॉटनी। और ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट मथाइस स्लेडन नाम और उसका साल 1938। दोनों चीजें याद रखना है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल स्टडी किए और प्लांट सेल स्टडी करने के बाद इन्होंने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स दिए जिसके बिना पर ये सेल थ्योरी एग्जिस्ट करता है। उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर कुछ और चीजें बताई। दूसरा जो था दैट वाज अ, ये हो गया मथाइस श्लेडन। दूसरा जो है दैट वाज अ थियोडर शॉन। थियोडर शॉन, ये थियोडर श्वान जो था, he was a British zoologist. He was a British zoologist. ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। ऑब्वियसली इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल स्टडी किए होंगे। जूलॉजी है, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो मूविंग चीजें होती है मोस्टली उनको जू कहा जाता है। तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे सेल स्टडी किए। उन्होंने सेल स्टडी करने के बाद ये बोला कि सेल्स हैव आउटर कवरिंग, और ये आउटर कवरिंग जो थिन होती है उसको तब उसने कुछ नाम नहीं दिया, बट नाउ डेज इट इज कॉल्ड एज दी सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की। अब इन दोनों ने क्या किया, प्लांट एनिमल सेल स्टडी करके सेल थ्योरी बनाई, एक सेल थ्योरी पुट फोर्थ की। इन्होंने सेल थ्योरी क्या बोला कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, all the animals and plants are made of cell and their products। तो इनकी थियरी क्या थी? all animals and plants are made up of cells and
प्रोडक्ट्स क्या चीज है, देखो जैसे अभी हम है, अब मेरे ये नाखून है, नेल्स है, ये नेल्स सेल नहीं है, बट यस दीज नेल्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम सेल्स ना, जो सेल होते हैं वो सेल्स कुछ सिक्रीट करते हैं, वो सेल के प्रोडक्ट्स है। तो सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर एक प्लांट या एनिमल बनता है, ऐसा इनकी सेल थ्योरी ने डिस्क्राइब किया। एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि सेल थ्योरी पूरी तरह से ये डिस्क्राइब नहीं कर सके, तो सेल थ्योरी अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हमें और एक साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी। ये दोनों का नाम याद रखना है, मथाइस श्लेडन और थियोडर श्वान। श्वान हमें न्यूरॉन के सेल्स में भी मिलने वाला है, ताकि ये हम याद रख सके ये एनिमल सेल है। 1939 इसका ईयर आपको याद रखना है। 1938 मथाइस श्लेडन, ये जर्मन बॉटनिस्ट था जिन्होंने प्लांट सेल स्टडी की, और दोनों ने मिलकर एक जो थ्योरी दी सेल थ्योरी, उसके अंदर क्या था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्स से और उनके प्रोडक्ट्स से बने होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टिकी हुई है, वो किसने दी और उसके रिलेटेड क्या पॉइंट्स है। देखो लास्ट ईयर नीट मतलब 2019 की जो नीट थी, उसके अंदर एक एमसीक्यू आया था, जो एमसीक्यू इसी टॉपिक पर बेस्ड था, जिसमें पूछा गया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये टर्म किसने दी। देखो अब ये टर्म पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब ये कहता है कि जो भी सेल्स हैं वो सेल्स पहले वाले सेल्स से आए हैं। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जो सेल्स प्रेजेंट है वो सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए होंगे। ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, देखो नाम याद रखना है आपको, याद नाम रखने के लिए आपको सिंपल है, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। देखो रॉबर्ट नहीं है, ये रुडोल्फ है। दिस वाज द रुडोल्फ वर्चोव। आपको ये नाम बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इसे भूल ना जाओ, राइट। सो रुडोल्फ वर्चोव, जिन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए सेल थियरी के अकॉर्डिंगली। सबसे पहला इन्होंने बोला कि लिविंग और मतलब इनका जो पॉइंट था पहला वाला, वो सेल थियरी से रिलेटेड ही था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of cells and their products, right। सिंपल है, मतलब जो पहले बोला था वही उन्होंने कंप्लीट सेंटेंस एज इट इज ले लिया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इनका दूसरा पॉइंट एक था कि आज जो भी सेल्स प्रेजेंट है यूनिवर्स के अंदर, मेरे बॉडी के सेल्स है, आपके बॉडी के सेल्स है, प्लांट सेल्स है, all the cells are derived from pre-existing ones, from pre-existing cells। सभी pre-existing cells से derive किए गए हैं। ये दूसरा पॉइंट था, सिंपल है। अब आज नई सेल तो कहीं से नहीं आने वाली, वो सेल पहली थी, वो सेल आगे कंटिन्यू करती है, डिवाइड होती है, नए सेल्स बनाती है। इसके बाद इसका जो तीसरा पॉइंट था कि इंटरैक्शन और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंटरैक्शन बिटवीन देयर सेल्स एंड एनवायरमेंट। मतलब मैं जो भी अभी लिख रहा हूं, ये मेरी एक एक्टिविटी है। आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, मैं खाना खा रहा हूं, दैट इज एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटीज कैसे होते हैं, इन्होंने कहा कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटीज हमारे जो सेल्स है उनके इंटरेक्शन से होता है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं तो मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन से आ रही है। जब मैं खाना खाता हूँ तो फिर मेरे माउथ ओपन होता है, फिर मेरा मैंडिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर जाता है, फिर मेरा फूड अंदर जाएगा, बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे। ये सभी चीजें जो हो रही हैं, ऑल दीज थिंग्स विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ
cells and their interaction with the environment as well as their cells and their interaction. तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेकेंडली द सेल थ्योरी. इसके नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल एंड देन वी विल डिस्कस होल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल. तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी एंड बी हेल्दी. थैंक यू.